सर एसटीवी का ऑब्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चन है, अनुष्का बोल दीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बाकी लोग नहीं किए ना, तो अभी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं होगा। एक बार उनको भी ट्राई कर ले दीजिए, देन विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव टू। करेक्ट? या ओके। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहला जो क्वेश्चन डाउट है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने 11th बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है ऋषभ, तो विल ट्राई इन नेक्स्ट क्लास और आई विल सेंड यू इन द विंडो। क्वेश्चन नंबर 71, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स एफ वेक्टर सच दैट द वैल्यू ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम p एट एनी टाइम। तो आपको p वेक्टर दिया गया है। p वेक्टर आपको क्या दिया गया है? दैट इज 2 cos p। p का तो अनम्यूट रह चुका है। सो px इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 2 cos t और ये हो जाएगा आई कैप बिकॉज ये x कंपोनेंट है, और पी वाई दिया गया है 2 sin t और ये हो जाएगा j कंपोनेंट क्योंकि ये y कंपोनेंट है। द एंगल बिटवीन f वेक्टर एंड p वेक्टर एट अ गिवन टाइम t। सो ये इसका मतलब होता है, ये आपको दे दिया गया मोमेंटम, और न्यूटन का अगर आपको सेकेंड लॉ याद होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। दैट मीन्स कि फोर्स इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। करेक्ट? तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन। यहां पर लिख देंगे माइनस ऑफ 2 sin t आई कैप। आई कैप का डिफरेंशिएशन देखिए कुछ नहीं होगा। आई कैप इज ओनली अ डायरेक्शन, है ना, वो वेरिएबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दीजिए, ऐसा भी नहीं है। तो वेक्टर में डिफरेंशिएशन जो होता है, एक छोटा सा मैं आपको अलग से बता देता हूँ। लेट सपोज दैट कि आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जब हम लोग ए वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी वेरिएबल के टर्म में, लाइक डी टी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी ए एक्स डिवाइडेड बाई डी टी आई कैप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम along x डायरेक्शन। आई कैप ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में आई कैप का डिफरेंशिएशन करके आप जीरो मत कर दीजिएगा, है ना। ऐसा लगेगा अच्छा इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दीजिए, ऐसा नहीं। प्लस डी ए वाई डिवाइडेड बाई डी टी जे कैप, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एंड डी ए जेड डिवाइडेड बाई डी टी। करेक्ट? तो ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से आ जाएगा 2। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos t, और ये हो जाएगा करेक्ट। सो अब मेरे पास आ गया है एफ वेक्टर और ये आ गया मेरे पास पी वेक्टर। रिया को नहीं आया। रिया क्या नहीं आया इसमें, बताइए क्या डाउट है? रिया
देखिए आपको कोई भी वेक्टर अगर दिया गया है, इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आई कैप के कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, जे कैप के कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, के कैप के कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए। आई जे के को डिफरेंशिएट नहीं करना है, यहां पर ए एक्स इंटू आई कैप है, ठीक है। सो इसको डिफरेंशिएट आई कैप को नहीं करना है। हाँ, टू तो कांस्टेंट है वहां पर, तो टू का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, तो टू डायरेक्टली ऐसे ही बाहर निकाल लीजिए और साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी। सिमिलरली यहाँ पर कॉस टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टी। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया था उस समय तो आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लेना चाहिए, करेक्ट। सो अब आपके पास एफ वेक्टर भी है और टी वेक्टर भी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, भारती गुड मॉर्निंग, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड पी वेक्टर। सो डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर का। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 साइन टी इंटू कॉस टी, और ये हो जाएगा प्लस साइन टी 4 साइन टी इंटू कॉस टी। अब यहां से देखेंगे तो ये टर्म तो जीरो हो गया, करेक्ट। ये और ये दोनों सेम हो गए तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप ही बताइए कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, बताइए। दो वेक्टर के बीच में, यस वेरी गुड, सो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दैट्स इट। क्लियर है क्या सबको? यस शुभम दीक्षा करेक्ट। इसमें किसी को डाउट? रिया समझ में आया ये? यस सर। ओके ठीक है शिवन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 71। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, वो क्या है? If P vector dot Q vector is equal to PQ, then angle between P and Q is P vector dot Q vector is equal to PQ। तो हमें बताना है कि इसके बीच में एंगल कितना होगा। सो अगर इसका फॉर्मूला लिख दे तो यहां पर क्या आता है, कॉस ऑफ थीटा, सही है ना। सो हमें क्या करना है, अगर इस टर्म को हम लोग 1 कर दें, ये वाले टर्म को अगर 1 कर दें तो P डॉट क्यू इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। अब तुम ही बताओ कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 कितना होता है? सर 0 डिग्री पे। बस हो गया, हो गया। कितना मुश्किल सवाल। इसी क्वेश्चन में न्यूटन साहब भी अटक गए थे, पता है तुम लोगों को। यह सवाल बहुत मुश्किल था उस समय भी। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ एससीबी का क्वेश्चन नंबर 5, देन 8, देन 9। सो 5 है, ओके। तो इस क्वेश्चन में अगर जिसको भी डाउट है, दैट मीन्स कि आपने रिजोल्यूशन अच्छे से नहीं किया है। सो रेफर फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड बी ए वाई कंपोनेंट, सी angle with the x-axis of the resultant of OA vector, BC vector and DE vector, करेक्ट। तो ये आपको फिगर दिया गया है, एक दिया है ऐसा। ये मैं आपको पूरा नहीं बताने वाला हूं, आपको हिंट करूंगा, वापस से आप ही बनाओगे। एक ऐसा दिया है, एक ऐसे दिया है और एक दिया है इस डायरेक्शन में। एक का वेक्टर इधर की तरफ है, दूसरे का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और ये है E, इसका नाम है OA, इसका नाम है DE और इसका नाम है BC, और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री और ये है 1.5 मीटर। ओके, सो ये है क्वेश्चन आपके पास, और हमने मुझे पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड x and y component and the angle with the x axis of the resultant। सो आप ही बताइए इसको हम लोग क्या करें। ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं दो डायरेक्शन में, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 cos 30 डिग्री। जो साइड एडजेसेंट होता है एंगल से, या जो साइड एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पर आप सिंपली cos थीटा लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। और जो दूर वाला है वहां पर लगा दीजिए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट आ गया, एक्स एंड वाई। सिमिलरली इस वेक्टर का भी दो कंपोनेंट ले लीजिए, एक अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई करेंगे तो यहां पर 60 डिग्री है, और ये साइड दूर वाला है तो ये हो जाएगा 1.5 sin 60 डिग्री, और एक आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा 1.5 cos 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा दोनों में मैंने डायरेक्शन देखिए कैसे मैंने लिया है, ये वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, इधर की तरफ, करेक्ट। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट का डायरेक्शन भी किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो डायरेक्शन लेने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर नेगेटिव एक्स एक्सिस में लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लो। तो ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि इसका जब हम लोग एंगल लेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा। करस्पॉन्डिंग इसका जब हम लोग कंपोनेंट लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, ये एरो हेड हमें बता रहा है। और ये तो भाई साहब ऑलरेडी रिजॉल्व है, इनका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, और इसका वैल्यू दिया गया है 1 मीटर, ये है 1 मीटर, करेक्ट। तो अब आप निकाल लीजिए इनका रिजल्टेंट अलोंग, बारी बारी से दोनों अलग अलग कंपोनेंट का। सो रिजल्टेंट अलोंग, पहले निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस ये कितना आ जाएगा, ये देखिए इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव और इसका डायरेक्शन है नेगेटिव। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं 2 cos 30, और इसको मान लेते हैं नेगेटिव -1.5 cos 60, करेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में टोटल 3 डिस्प्लेसमेंट है। एक तो है ये, इसको ऊपर के डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2 sin 30 प्लस 1.5 sin 60, और ये एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा कितना, -1, करेक्ट। तो यहां से आ गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट हम लोग फिगर कुछ इस तरह से बना सकते हैं, जो भी आपका कुछ आएगा एक्स कंपोनेंट और कुछ आ जाएगा वाई कंपोनेंट, इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो क्या। रिजल्टेंट इधर बीच में आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। ये जिसका भी डाउट था, क्या आप कर पाएंगे या और बताना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके एक्स कंपोनेंट लेके आ जाएंगे, इसको सॉल्व करके वाई कंपोनेंट लेके आ जाइएगा रिजल्टेंट का, फिर इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जाएगा ऋषभ। ओके गुड, ओके दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Mosquito net over 7 feet 4 feet dead is 3 feet high. Okay. चलिए, so कैसे बनाए, उल्टा बनाए, ऐसा बनाता हूं। ये देखिए, ये एक आपका मॉस्किटो नेट है इस तरह का, तो जिसमें इसका जो बेड दिया गया है, बेड का लेंथ एंड विड्थ है, लेट सपोज दिस इज 7 feet एंड दिस इज
4 feet एंड हाइट इसका दिया गया है 3 feet, तो ये दिया गया है 3 feet। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है द नेट हैज ए होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू व्हिच अ मॉस्किटो एंटर्स द नेट, it flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of displacement of the mosquito. Taking the hole as origin, the length of bed as the x-axis is width, y-axis length of the bed x-axis, okay, width y-axis vertically up z-axis. Write the component of the displacement vector. Okay. So आप ही बताइए, इन्होंने बोला कि मान लीजिए किसी एक कॉर्नर पर होल हो गया, तो ये होल यहां पर हो गया और ये हो गया 0,0। डायगनली अपोजिट कॉर्नर कौन सा होगा? ये ए, बी, सी और डी। डायगनली अपोजिट कॉर्नर कौन सा होगा? बी। तो सबने बोला बी, ठीक है। इसका मतलब ये मॉस्किटो जो यहां से एंटर किया होगा वो यहां तक पहुंचा होगा। अब इनका कहना है कि ये जो लेंथ है इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस और इनको मान लीजिए वाई एक्सिस और ये जो है साइड इनको मान लीजिए जेड एक्सिस, करेक्ट। सो बताइए कि इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, या इन शॉर्ट ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? बात एक ही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ही बता दीजिए। एक्स डायरेक्शन में कितना गया 7, इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 7। वाई डायरेक्शन में कितना गया 4, दैट इज 4, और जेड डायरेक्शन में कितना गया 3। तो हो गया ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। और फिर पूछा है कि मैग्नीट्यूड बता दीजिए। मैग्नीट्यूड निकाल लेना इसका, सॉरी मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लेना, अंडर रूट जो भी होगा यहाँ पर इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर। क्लियर है क्या? जिसका भी ये डाउट था कर लेंगे। ओके अनुष्का, गुड। चलिए नाउ मोस्ट अवेटेड, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अच्छा, वन मोर थिंग, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन, नॉट ओनली इन फिजिक्स, आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लेते हो क्वेश्चन, वो तो अच्छी बात है। जो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे नहीं बना है ना, तो आप उसको पेंसिल से या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है राउंड सर्कल कर दीजिए, ताकि जब भी आप रिवीजन करो बाद में उस क्वेश्चन को वापस जब आप सॉल्व करने लगिएगा आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है जिसको हमें क्विक रिवीजन करना है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना था। आई बात समझ में? ओके। अच्छा, ये तो पहली बार का हो गया। मान लीजिए सेकंड अटेम्प्ट में आपने ट्राई किया और सेकंड अटेम्प्ट में भी आपसे पहली बार में नहीं बना, करेक्ट। तो इसके ऊपर एक स्टार और दीजिए ताकि आपको ये भी पता चले कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी हमसे पहली बार में नहीं बना, ताकि जब फिर से नेक्स्ट टाइम अगर आप बुक ऐसा पलट रहे हो, कभी भी उल्टा पुल्टा कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन हमें ज्यादा रिवाइज करना है क्योंकि ये हमसे बार बार नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये चीज आप जरूर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप रिवाइज कर सकते हो हमेशा। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, आपको बोला गया है कि एक कैरम बोर्ड है, वो तो देखा ही होगा। तो कैरम बोर्ड के सेंटर पर एक क्वीन है यहां पर, और इस क्वीन को स्ट्राइक करना है सो दैट कि ये इस होल में आके गिर जाए, ये कॉर्नर के होल पे, है ना। ऑब्वियसली क्वेश्चन में बोला गया है कि रिबाउंड किया गया, तो रिबाउंड कब होता है? जब सामने के फेस पे जाएगा, टकराएगा और वापस आएगा, इसी को तो बोलते हैं रिबाउंड। तो जब हम लोग क्वीन को हीट करेंगे तो क्वीन जाएगा सामने के डायरेक्शन के फेस पर, वो हीट करेगा एंड देन वापस ये रिटर्न होकर के यहां पर आ जाए। कंडीशन यही है, करेक्ट।
अब आप बताइए, जस्ट अ मिनट। अननोन, अननोन नाम से कौन है, कोई है क्या? हाँ, ये अननोन नाम से कौन है? उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना। जिनका भी है प्लीज अपना रीनेम कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट। चलिए वापस आते हैं। सो जब भी हम लोग क्वीन को स्ट्राइक करेंगे, ये जाएगा सामने के फेस से टकराएगा और रीबाउंड होकर के ये ऐसा जाएगा, ये पाथ कुछ इस तरह से फॉलो करेगा, करेक्ट। अब ये बताइए कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, क्या ये सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? सेम होगा, है ना, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी को फॉलो करेगा। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। नाउ ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस दिया गया है कितना, अगर इसको मैं मानता हूं 0,0, तो ये टोटल डिस्टेंस टोटल कितना दिया गया है, दैट इज 4 फीट। और ये जो हाइट दिया गया है ये भी दिया गया है 4 फीट, ये भी दिया गया है 4 फीट। दैट मीन्स कि ये सेंटर है, तो ये हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 फीट के बराबर होगा, है ना। अब हमारे पास सिचुएशन ये आ रही थी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 2,2। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, और ये पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट अपने को पता है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अगर ये 0,0 है तो x एक्सिस में ये 4 जा रहा है और y एक्सिस में तो इसका कंपोनेंट 0 होगा, तो 4,0। सो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है कि फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, मतलब ये सेंटर से ये फ्रंट एज तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, दैट इज लेंथ ऑफ दिस वन ओ ए एंड बी। तो हमें ओ ए का डिस्प्लेसमेंट, ओ ए का लेंथ फाइंड आउट करना है, पहला बात। दूसरा क्या है, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, मतलब ये लेंथ चाहिए अपने को यहां तक। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम द सेंटर टू द होल, तो हमें थर्ड वन चाहिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब बताइए कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है? कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, इस क्वेश्चन को? मैंने किया। ओके अनुष्का, आयुष, आजाद। सो आयुष अनम्यूट करिए खुद को। आयुष आवाज आ रही है? यस सर। हाँ आयुष बताइए। सो आपका अटेम्प्ट क्या कहता है? सर अटेम्प्ट करे तो बनता ही नहीं था। मतलब आपने क्या सोचा, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना? यस सर। क्या मतलब कुछ तो ट्राई कर रहे होगे कि मान लेते हैं कि ये हाइट है तो ये 90 डिग्री है, करेक्ट। यस ये हाइपोटेन्यूज है, अगर कहीं ना कहीं से ये मिल जाता अपने को तो हम लोग ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कर दे तो ये हाइपोटेन्यूज मिल जाता, ये लेंथ मिल जाता। यस सर। ये है ना? यस। या और कोई तरीका कुछ सोचा? नो सर। नहीं सोचा। ओके अनुष्का, अनुष्का हाँ म्यूट करिए, बताइए आपने क्या अटेम्प्ट किया? नो आइडिया। दीक्षा इज हियर? दीक्षा नहीं। यस सर। चल हाँ दीक्षा बताइए, आपने कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, इसको क्या सोचा? सर वहाँ पे जो स्ट्राइक हुआ उसको पॉइंट ए, उसको ए बोल दिए और कॉर्नर को डी पॉइंट मान लिए, ठीक है। ठीक है ठीक है फिर ओके। इधर वाला जो लेंथ था उसको
इधर वाला जो लेंथ है उसको 2x माने थे, और जहाँ से रिबाउंड के वापस जा रहा है उसको x माने थे। ए मतलब पॉइंट ये से एक, वापस आ रहा है। यस अच्छा ये सर। लेंथ यहाँ से यहाँ तक का 2x, यही ना आपके हिसाब, मतलब बोर्ड के हिसाब से बताइए, ए बी लेंथ आपने 2x मान लिया। नो सर, वो जो वहाँ पे नेम दीजिए ना स्क्वायर का, एबीसीडी नेम दे दीजिए। अच्छा इसका नाम दे देता हूँ पी की, अच्छा ये तो है ही पहले से, तो ये पी बी, और इसको नाम दे देते हैं डी, इसको नाम देते हैं ई। आप बताइए। सर तो जो ई और ए के बीच का लेंथ है ना उसको 2x मान लिए हैं, और ए और डी के बीच के लेंथ को x मान लिए हैं। ये वाला x, ऐसा यस क्यों सर। मान लिया? सर वो हाफ पे हो रहा था ना वो, तो इसलिए उसको 2x कर दिया, इसको x कर दिया। कौन हाफ पे हो रहा था ये? यस सर, वो इसको 4 दिया हुआ है ना दोनों साइड का, तो वो हाँ 2x मान लिए हैं, और उसके आधा पे कट हो रहा था तो उसको x मान लिए हैं। तो ये तो आधा तो यहाँ पर आएगा ना। यस सर, इसलिए तो वहाँ पे उतना दूर का 2x किए, और ए पे वो मतलब हाफ हाफ हो रहा था ना। ए पर हाफ हाफ हो रहा है, यस तो सर, तो आप ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये हाफ हाफ ही होगा? सर वो इसके लिए इसलिए कुछ तो ना नहीं कुछ, बना। हाँ चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो ये भी इनका एक अटेम्प्ट था। एक तरीका ये भी था कि चलो ठीक है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस, ये लेंथ अपने को पता है 2 फीट, और ये अपने को पता है कि ये है 2 फीट, बिकॉज ये सिमेट्रिक है, ये सेंटर है, तो 4 का हाफ 2, और हाइट में भी 4 का हाफ 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये हाइट तो मिल जाएगा, और ये बीच में टोटल लेंथ मिल रहा है, करेक्ट। सो अगर मुझे कहीं ना कहीं से अगर इतना दूर का लेंथ मिल जाए, ये वाला लेंथ, ये ट्रायंगल के लिए, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, करेक्ट। सो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हम लोग यहां पर कंग्रुएंसी का इस्तेमाल करें। यू नो, यू ऑल आर, आप लोगों का मैथ तो बहुत ही स्ट्रांग है, तो कंग्रुएंसी का यहाँ पर इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में जो आया ना डाउट, ताकि हम लोग क्यों इसको x माने और क्यों 2x माने, है ना कुछ हमारे पास बेसिस होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम लोग बोल सकें कि हाँ ये लेंथ बराबर ये लेंथ बराबर ये लेंथ होगा। tan थीटा का यूज करके भी तो आ सकता है, बताइए ना आप। अनुष्का अनम्यूट करिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे? सर अगर tan थीटा का वैल्यू लेंगे तो हम लोग को x/2 आ जाएगा ना इन ट्रायंगल, अगर ए और जी में देखें तो मतलब जो अनुष्का यही तो प्रॉब्लम है कि वाई दिस इज x एंड वाई दिस इज 2x। द क्वेश्चन सर इज हाउ। सर x/2 ही होगा ना, क्योंकि वो पूरा x का जो लेंथ दे रखा है वो x है, मतलब एक पूरा का 4 दे रखा है, ठीक है। और तो भी वो यार उसको ठीक है। फिर अगर हम लोग सेंटर से उसका डिस्टेंस लेंगे तो वो हमारा 2 आएगा। फिर सिमेट्री के हेल्प से देखें तो वो हमारा मतलब हाफ आएगा, तो एक 2 होगा। फिर सर हम उसका बात कर रहे हैं 0 to d हाँ ठीक है मैं समझ गया कि 2d। ये टोटल 2 फीट है, तो एज पर सिमेट्रिसिटी अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर जाएगा और इसके सेंटर से टकराएगा, एंड देन वापस यहाँ पर आकर के टकरा जाएगा। एम आई करेक्ट? सर मैं ओडी की बात कर रही हूँ। ओ डी ओ डी ओ सर डी, ये वाला। सर नहीं सर, जो सेंटर है ना, जैसे ये हमारा क्या है, ये इधर साइड में डीओ हमारा 4 दे रखा है ना, तो फिर उसका हाफ हमारा 2 आ जाएगा ना। तो फिर हाँ ठीक हमारा है। जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है वो हमारा 2 होगा। हाँ फिर ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सर परपेंडिकुलर से ओ का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x मान लेंगे, तो tan थीटा की हेल्प से हम लोग को उसका वैल्यू x/2 आ जाएगा ना। आप ये बोल रहे हो ये एक्स, हाँ सर। इसको मैं नाम देता हूँ, ई तक तो हो ही गया है, ओ एफ मान लेते हैं, ठीक है। यू मीन से दैट कि ओ एफ इज इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर एक्स, हाँ तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज x अपॉन 2। 2। यस सर। ओके ग्रेट, देन व्हाट नेक्स्ट? सर फिर से हम लोग अगर ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में बात करें तो फिर हमारा वहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 2 - x/4 आएगा, बिकॉज हमारा x 2 दे रखा है। फिर मतलब उस सर हम कैसे बताएं, हम बता नहीं पा रहे हैं। इसका भी नेक्स्ट नाम वाले दे दूं? ट्रायंगल। हाँ चलिए ये जी हो जाएगा।
ठीक है। इसका भी नाम दे देता हूँ, हाँ सर, तो इस मान ट्रायंगल में लीजिए फिर m हो जाएगा। हाँ, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग एफ एम निकालेंगे तो वो हमारा 2 माइनस एक्स बाई 4 आएगा, तो टेन थीटा। आप बोल रहे हो एफ एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 4। एक्स बाई 4। यस सर, तो यहाँ पे हमारा टेन थीटा का दो वैल्यू आया, दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेंगे। ये 2 माइनस एक्स कहाँ से आया? सर एक मतलब वो 2 दे रखा है, तो फिर x का वैल्यू तो वहां से x 2 माइनस एक्स ही आएगा ना। ओके, तो ये एक्स मान लेंगे। व्हाट अबाउट दिस लेंथ? ये भी तो लेंथ है ना यहाँ पर, हाँ m और g के बीच में। उसको क्या करेंगे? सर मैं ऐसे गड़बड़ हो गया फिर। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, वेल ट्राइड। मैं सिर्फ आपका अटेम्प्ट देखना चाह रहा था कि अटेम्प्ट आपने कैसे लिया है। बिकॉज देखिए, क्वेश्चन बन गया वो तो अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं बना तो वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। आपने कैसे अटेम्प्ट लिया, आपने क्या गलती किया। सो वी हैव सम रीजन जिससे कि हम कह सके कि हाँ ये ठीक है, चलो ये 2 माइनस एक्स ही होगा। अगर आपने लिया भी है तो आपके पास रीजन क्या है कि ये 2 माइनस एक्स होगा। और ये आप खुद से खुद को आंसर कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कैसे ये 2 माइनस एक्स हुआ कैसे। करेक्ट। सो मैंने ये बोला कि ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कोशिश करते हैं इनके साथ कंग्रुएंट करने का। फिगर देखने से सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है पर कंग्रुएंट कर सकते हैं। सो ट्रायंगल यहां पर ले लेते हैं ए एफ एम एंड ट्रायंगल एम जी, नहीं बी लेना पड़ेगा ना, बी जी एंड एम। ये दोनों ट्रायंगल में कंग्रुएंसी देखो, ये तो 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो गया। करेक्ट। ये साइड पैरेलल है, ये वाला देखो, ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है। इसका मतलब अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो दो एंगल मिल चुका है, एक साइड की जरूरत है और वो साइड है आपका ये जी बी। ये भी 2 फीट होगा बिकॉज ये सेंटर का हाफ है, और ये भी 2 फीट होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है बाय द रूल ए एस ए, एंगल साइड एंगल। कंग्रुएंसी पढ़े हो ना 9th में? यस सर। नील बट्टा सन्नाटा सब भूल गए? ओके यस आता है, सर। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब कि ये जो साइड होगा ये साइड के बराबर होगा। करेक्ट। अगर ये साइड के बराबर हो गया, नाउ विल टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल AOF, ट्रायंगल AOF एंड ट्रायंगल AMF। ये वाला, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, ये भी दोनों आपस में कंग्रुएंट होंगे। ये एंगल बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री है और ये साइड कॉमन है, तो ये तो इजीली कंग्रुएंट हो गया। दैट मीन्स कि ये साइड बराबर ये साइड हो गया, ये साइड बराबर ये साइड हो गया। तो यहां से बाय द कंग्रुएंसी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OF बराबर FM होना चाहिए इज इक्वल टू MG होना चाहिए, और दैट शुड बी इक्वल टू लेट सपोज X। करेक्ट। दैट मीन्स कि OF प्लस FM प्लस MG दैट इज X प्लस X इज इक्वल टू 2 फीट होना चाहिए। सेंटर से ये हाफ 2 फीट। सो X इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। सो ये जो डिस्टेंस आ गया, ये X का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 के बराबर आ गया। अब हम लोग कर सकते हैं क्या? यस सर। अगर ये X का वैल्यू आ गया 2/3 और यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 2 फीट। तो ये पॉइंट A पॉइंट का डिस्टेंस X डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 2 प्लस 2/3, यही हो जाएगा ना। सो A पॉइंट का X कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2/3। करेक्ट। और Y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी ये 4 होगा, तो Y के लिए तो टेंशन ही नहीं है, दैट विल बी द 4।
आई बात समझ में यहां तक? किसी को डाउट है? किसी को जो ना समझ में आया हो? जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया तो उनको तो डाउट ही नहीं होगा। चलिए सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। पूरा स्टेप या बीच में कहीं पे भी कुछ मोहलत मिलेगी मुझे? शुरू से। अच्छा देखिए, कुछ लोगों ने जो गलती किया है ना वो ये किया है, आपने ये सेंटर मान लिया, हमें अपोजिट डालना है, बाय द सिमेट्रिसिटी यहां तक ठीक सोचा, और ये सोच लिया कि ये अगर सेंटर है तो यहां से इसके हाफ पर स्ट्राइक करिए और फिर ये ऐसा चला जाएगा। तो आप ही बताइए कि ये जब हाफ पर स्ट्राइक करेगा तो ये एंगल दोनों सिमेट्रिक कैसे हो जाएंगे? ये थीटा बराबर थीटा तो होगा नहीं। अगर इसके हाफ पर स्ट्राइक किया दैट मीन्स कि ये जा करके यहां पर टकराएगा, ना कि यहां पर टकराएगा। करेक्ट? इसमें किसी को डाउट है क्या? अगर आपने इसको सेंटर पर स्ट्राइक किया है ये वाले पोजीशन पर, दैट इज कि ये 1 फीट हो जाए और ये भी 1 फीट हो जाए, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा ना इसका, ये ओ जी जो भी है 2 फीट का हाफ। तो अगर आप इस 2 फीट के सेंटर पर स्ट्राइक करते हैं तो ये यहां से जाएगा और ये से पॉइंट पर जाकर के टकरा जाएगा बाय द सिमेट्रिसिटी, तभी तो जाकर के ये एंगल, ये थीटा बराबर ये थीटा होगा। अगर हमें यहां तक पहुंचाना है इसका मतलब ये इस पॉइंट पर ना टकरा करके इससे कहीं पहले टकराएगा, इधर कहीं, तब जाके ऐसा पहुंचेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या या नहीं हुआ? यस सर। ये सबको क्लियर है? ठीक है। सर तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो क्वीन है ये इस साइड के, मतलब ये जो 2 फीट है ये 2 फीट के सेंटर पर जाकर के नहीं टकराएगी, सेंटर से थोड़ा इस डायरेक्शन में ही जाके टकराना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर ये टकराएगा। तो हमने एक लमसम फिगर बना दिया कि मान लीजिए कि ये क्वीन यहां से ऐसे जाएगी, स्ट्राइक करेगी एंड देन इट विल गो लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी। अगर ये ऐसे जाती है तो हमने देखा कि यहां पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं टोटल। एक ये वाला पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। अगर कहीं से भी अगर हमें ये साइड पता चल जाए, ये बेस का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट? तो ये हम लोगों को बेस फाइंड आउट करने के लिए जो तरीका हमने सोचा वो यही है कि प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये तीनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सही है ना? तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ASA मेथड हमने इस्तेमाल किया। वो कैसे? कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। करेक्ट? ये वर्टिकल साइड बोले तो AF, ये जो AF दिख रहा है ये वर्टिकल साइड AF, ये DB के पैरेलल है, दोनों वर्टिकल है। इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा अल्टरनेट एंगल से, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर। तो 2 एंगल बराबर हो गए। अब रह गया एक कोई साइड, तो एक साइड कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल्स टू AF इज इक्वल टू GB। क्यों? क्योंकि AF भी 2 फीट है, 4 फीट का आधा, और GB भी कितना है? 4 फीट के आधा, 2 फीट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहां तक किसी को डाउट है? बताइए। नो सर। ओके, तो ये दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब बाय द सीपीसीटी इनका सभी साइड बराबर होने चाहिए। तो सीपीसीटी के हिसाब से ये जो बेस का ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। करेक्ट? नाउ अब मैं इस पिक्चर में आता हूं ये दोनों ट्रायंगल को लेकर के। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? ये चेकआउट किया तो पता चला कि हाँ ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये साइड कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय सीपीसीटी ये साइड बराबर ये साइड हो जाएगा। तो ये सब सीपीसीटी का ही रिजल्ट है कि OF बराबर FM बराबर MG। अब OF कहाँ है? देखिए ये है O और ये है F, इसका मतलब मैं ये साइड की बात कर रहा हूं।
उसके बाद एफ एम है मतलब ये साइड, और एम जी मतलब ये साइड की बात कर रहा हूं। ये तीनों बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए कि इन तीनों का लेंथ है एक्स, इसका मतलब कि x प्लस एक्स प्लस एक्स करने से 2 फीट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 4 फीट का हाफ है, सेंटर है ये। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 फीट ले लिया, तो x इज इक्वल टू आ गया 2/3। सही है ना? यस सर। मतलब ओ एफ, अगर मैं ये ट्रायंगल में साइड में बनाऊं कहीं पर भी ऐसा, तो इसका नाम हो जाएगा सेंटर O, ये है F और ये पॉइंट है A। ये AF का वैल्यू हो जाएगा 2 फीट और ये हो जाएगा 2/3। ये तो हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2/3 का स्क्वायर दैट इज 4/9। तो ये हो जाएगा √40/9, जो कि आ जाएगा √ से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2/3 √10। करेक्ट? तो एक तो आ गया आपका सेंटर से फ्रंट फेस तक का डिस्प्लेसमेंट। सही है? हाँ या ना? डाउट है क्या? हाँ सर एंगल ओ ए एफ को एंगल एम ए एफ के इक्वल कैसे प्रूफ किए हैं? ये रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा था ना, यस जितने एंगल से टकराएगा उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। दिस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये वही तो है। ठीक है? यस सर। क्लियर? तो ये सिमेट्रिसिटी है ये। थोड़ा साइड स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, हाईटेक हो गया। तो हो गया। यस सर। तो अगर हमें ओ ए का वैल्यू आ गया, अब बताइए कंग्रुएंसी से तो सीपीसीटी से तो ये सारे साइड बराबर होने चाहिए थे। इसका मतलब ओ ए बराबर ए एम भी होना चाहिए, है ना? यस सर। यस सर। और AM इज इक्वल्स टू MQ है। ए एम इज इक्वल टू एम क्यू। एम क्यू कहाँ है? सॉरी सर, MB। हाँ एम बी है। तो ये सीपीसीटी से ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 OA के बराबर होगा क्या? ए बी इज इक्वल टू 2 OA के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? यस सर। यस सर। यस सर। तो ए इसका तो वैल्यू आ चुका है, OA का वैल्यू आ गया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये फ्रंट फेस से डायगोनल का भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और ये तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल ही सकते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो ट्रायंगल बन गया ऐसे ही। ये देखिए इसका हाइट है 2 फीट और ये बेस कितना है, यहां से यहां तक ये भी है 2 फीट। करेक्ट? ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो 2√2 हो जाएगा ये सेंटर से डायगोनल तक का डिस्प्लेसमेंट। हो जाएगा क्या? यस सर। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप वापस से बनाइएगा। माइंड स्टॉर्मिंग है और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। जब भी रिवीजन करिएगा इस तरह का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए, तो आज का डाउट सेशन खत्म होता है यहीं पर। आगे पढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट कर लिया था। डॉट प्रोडक्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? डॉट प्रोडक्ट में देखिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपको करना है तो आपको लेना पड़ेगा मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ बी वेक्टर और इन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन दैट इज कॉस थीटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाए कॉस थीटा के डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे कि जो भी आई कैप का कोफिशिएंट है उसको आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, बिकॉज आई डॉट आई 1 होता था, जे डॉट जे 1 होता था और के डॉट के 1 होता था। बाकी सभी के साथ आई डॉट जे अगर करते थे तो वो 0 हो जाता था, तो बाकी किसी अदर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। करेक्ट?
सो ये मल्टीप्लीकेशन आसान था। इसके बाद हमने बताया था कि इसका जो एप्लीकेशन होता है, एक तो हो जाता है वन ऑफ द एप्लीकेशन इज टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, याद रखिएगा कि ये हम लोग एंगल तभी निकाल सकते हैं जब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया होगा, तब अभी तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। पॉइंट है कि नहीं? अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया गया है, तब जाकर के आप डॉट प्रोडक्ट के मेथड से एंगल निकाल पाओगे। अदरवाइज कुछ दूसरा कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन भी हमें एंगल में क्या दिया गया था, याद करिए। एक एंगल टर्म इस्तेमाल होता था कब? जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते थे तो हमें लिया गया था मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता था, करेक्ट? तो जरूरी नहीं कि हर बार, सर आपने तो बोला था कि डॉट प्रोडक्ट से ही एंगल निकालिए, नहीं, कंडीशन भी है इसमें कि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया होना चाहिए। अदरवाइज कुछ दूसरा कंडीशन होगा, आप वहां से एंगल फाइंड आउट करिए, करेक्ट? तो ये तो मेथड ये हो गया था, ये एक एप्लीकेशन था। दूसरा था कि अगर आप किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के फॉर्म में निकालना चाहते हो, दूसरे वेक्टर के अलोंग फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना था कि अगर हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए बी वेक्टर के अलोंग, तो बी वेक्टर के डायरेक्शन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। दैट विल बी द, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, और बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बात एक ही है, मतलब ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ कितना होगा, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट? ये था सेकेंड एप्लीकेशन। और थर्ड एप्लीकेशन क्या था? जो आपको फॉर्मूला दिए जाते हैं नॉर्मली, वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, ये सब एक ही फॉर्मूला है सर, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो थर्ड था, जैसे कुछ फिजिक्स में जो आपको फॉर्मूला है जहां पर आपको डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट आपको दिया ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाता है एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये फिजिक्स में फॉर्मूला है, इसमें इफ एंड बट कुछ भी नहीं है, करेक्ट? ये फॉर्मूला है, याद रखना है कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वर्क, करेक्ट? सो चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो वर्क क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा cos थीटा भी ना होगा, cos थीटा तो तब होगा ना जब डॉट को हटाएंगे। यस सर। ये यहां पर cos थीटा कब आ जाएगा, f इंटू एस cos थीटा कब आएगा, जब दोनों का मोड लिख देंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख करके दोनों के बीच के एंगल रख देंगे, करेक्ट? यस सर। सेकंड है पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर आप फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वहां से आपको निकल के आ जाएगा पावर, करेक्ट? ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो आपको यूज करने को आएगा। जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप होगा वैसे वैसे आपको वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? ऑफ कोर्स स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर देख रहे हो ना, ये डॉट प्रोडक्ट दिया गया है ना? ये तो ये तीन एप्लीकेशन था डॉट प्रोडक्ट का। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। चलिए पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
प्रॉपर्टी। सबसे पहला, अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है ए क्रॉस बी वेक्टर, तो आप इसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? सिंस डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अपोजिट टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास दिया गया है ए वेक्टर और ये दिया गया आपको बी वेक्टर, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। सो ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका डायरेक्शन कहीं ऊपर आ रहा है, दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन सेम फिगर में अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है, ये थीटा है और हमने बी क्रॉस ए किया, तो देखिए डायरेक्शन किधर आ रहा है? नीचे की तरफ, एंड दिस इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सो डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको एक नाम भी दिया जाता है, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ये नहीं होता है क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं था। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बट डायरेक्शन अलग होने की वजह से ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो सकते। हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपने लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इससे इसके सेहत पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाता है आर वेक्टर, है ना। ये रिजल्टेंट वेक्टर है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका आता है आर वेक्टर। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन containing A vector and B vector। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, करेक्ट, ग्लास है, प्लेन है, तो ये दो वेक्टर हो गए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा, करेक्ट। सो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट बोल रहा हूं, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा। अब देखिए, दो वेक्टर, दो लाइन तो हमेशा एक प्लेन में होते हैं, ये तो मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़े हो ना, कि दो पॉइंट हमेशा एक लाइन में होते हैं, दो लाइन हमेशा एक प्लेन में होते हैं। क्या नहीं सुने कभी? हाँ, दिव्यांशु सुने। हाँ, वेरी गुड, तो बोलिए। पढ़े हैं सर। ओके, इसका मतलब ये दो वेक्टर है, तो ये इससे मिलता जुलता हम कोई भी एक प्लेन बना सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये एक प्लेन है, तो हमें अगर निकालना होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो दिस विल बी ए वेक्टर, दिस विल बी बी वेक्टर, सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऐसा आएगा। और ये हमेशा इनके प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री ये बनाएगा हमेशा, करेक्ट।
तो वही मैं बोल रहा हूं कि जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ये हमेशा एक परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर का देगा। अब इससे पहले वाले में हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ा था, वो क्या था कि अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो उसी को रिवर्स कर देते हैं कि अगर हम लोग आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दे तो क्या होगा, बताइए। बताइए बताइए, अगर आर वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर कर दे तो आर आर वन होगा सर। वन होगा, क्यों? क्योंकि यस सर, दोनों 1 होगा। दीक्षा का कहना है जीरो, दीक्षा का कहना है जीरो। क्यों जीरो होगा और क्यों वन होगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? देखिए, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया इधर की तरफ, दैट इज आर वेक्टर। तो मैंने आर वेक्टर के साथ ही तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया, आर वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना, जीरो। ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। सिंपल था नहीं? अरे ए क्रॉस बी क्या होगा, आर वेक्टर, और आर वेक्टर के साथ ही तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया, दोनों के बीच में एंगल कितना, जीरो। क्या लिखे, हाँ डन, यस डन। वन जीरो, जीरो क्यों आएगा? अच्छा चलिए, आप, मैं समझ गया आप लोगों का डाउट क्या है, मैं समझ गया। तो फिर ये करके बताइए, अगर इसका आंसर जीरो है तो फिर ये क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, बताइए। अभ्यादीत का आया ए स्क्वायर और सौरभ का आया जीरो, सिद्धांत का भी जीरो, दिव्यांशु का भी जीरो। सबका तो जीरो ही आ रहा है, ये जीरो आ गया ना। अब ये क्यों, क्योंकि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री तो वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर करते तो भी ये आंसर क्या हो जाता है इसका, जीरो। आई बात समझ में? ये क्लियर है क्या दोनों पॉइंट? दीक्षा आपको क्लियर है क्या? अनुष्का ओके वहाँ डन। पे वो आर स्क्वायर क्यों लिखे, वहाँ जीरो ना होगा? क्यों जीरो होना चाहिए आप बताइए। सर वो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर है तो जीरो ना आएगा। आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर होगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? अनडिफाइंड। है क्या हो गया दीक्षा, खाना खाई हो कि नहीं है? cos 90 अनडिफाइंड होता है क्या? cos 90 कितना होगा? अरे 1/, हाँ जीरो, हाँ तो फिर ये जीरो हो जाएगा। जीरो होता है। सही है।
cos 90 का वैल्यू कितना 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो ये r डॉट r 0 हो जाएगा। सही है, अब हो गया क्लियर? हाँ। चलिए, सो ये था प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। देखिए, अगर मान लीजिए आपको दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, ये तो हमेशा दिया जाता है, प्लस ए जेड के कैप। किसी को ऐसा तो डाउट नहीं है कि सर हर बार यही वेक्टर क्यों दिया जाता है। मान लिया है हमने डी एक्स इज इक्वल टू आई कैप, और ये हो जाएगा बी वाई जे कैप और बी जेड, ठीक है। और हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एक तो मेथड है कि हम लोग इसको लीनियर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज आई के साथ जे को, आई के साथ के को, फिर इसके बाद जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के, लफड़ा बढ़ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूं और यही ट्रिक इस्तेमाल करना है और दूसरा नहीं, क्योंकि उसमें एक भी प्लस माइनस छूटा सब गड़बड़। सो एक मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे कुछ दिनों के बाद, थोड़ी देर में, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। नाम सुना है? देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक रो लिख देते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप, करेक्ट? ये हो गया रो नंबर 1। उसके बाद दूसरे रो में हम लोग लिखते हैं जो पहले आया है उसके आई कैप जे कैप कोफिशिएंट को। जैसे एक आई कैप का हो गया ए एक्स, ये हो जाएगा ए वाई और ये हो जाएगा ए जेड, ठीक है। और थर्ड रो में लिखते हैं ये जो दूसरा आया है उसके आई जे के कोफिशिएंट को, यहां पर लिख देंगे बी एक्स, बी वाई और बी जेड। पहले तो इस फॉर्म में अरेंज कर लेना है। यहां तक किसी को डाउट है? इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें डाउट क्या होगा? मैट्रिक्स चैप्टर आप लोग पूरा डिटेल में पढ़िएगा, आपके मैथ्स के सिलेबस में है, तो जेई वाले पढ़ लेंगे। नीट वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है भी नहीं, इतना ही जरूरत पड़ेगा। तो ये हो गया आई जे के, और ये हो गए इसके, देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका है, इसके पहले लिख दीजिए प्लस, इसके पहले लिख दीजिए माइनस और इसके पहले लिख दीजिए प्लस। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर कोई सब्जी उब्जी काट रहा होगा तो वो छोड़ करके इधर ध्यान दो, है ना। देखिए, ये इस रो में ऐसे अरेंज कर लिया, कॉलम में अरेंज कर लिया आई जे के। उसके बाद जो पहला टर्म आया है उसका आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट। जो सेकंड टर्म आया है उसके आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट लिख दिया। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो मैं यहां पे लिखता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आएगा, स्पेस ज्यादा चाहिए। सबसे पहले तो लिख लीजिए जो फर्स्ट कंपोनेंट है आई कैप का, जैसा उसका साइन दिया है उसके साथ, दैट इज आई कैप, ब्रैकेट। अब क्या करना है, जो आई कैप आपने सेलेक्ट किया है इस पूरे रो को छोड़ दीजिए और इस पूरे कॉलम को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि ये है भी। तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ इतना। ओके, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आई कैप तो हमने यहां पर लिख दिया। बाकी आई कैप को, आई कैप से जुड़ा हुआ जो भी रो है और जो कॉलम है उसको हमने छोड़ दिया। बच गया क्या? सिर्फ और सिर्फ ये 2 और 2 4। अब इसके बाद कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले कौन? ये वाले कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये इंटू ये
माइनस ये इंटू ये। तो लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये आ जाएगा ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई। ये हमारे पास आ गया आई कैप का कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्या है, माइनस जे कैप। तो माइनस साइन के साथ लिखिए जे कैप ब्रैकेट। अब क्या करें, जे कैप से जुड़ा हुआ रो, मतलब ये पहला रो और इससे जुड़ा हुआ ये कॉलम, बीच वाला कॉलम, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए इधर मैं साइड में लिख देता हूं, इधर कहीं पे भी, ये एक बच जाएगा ए एक्स और ये बच जाएगा बी एक्स और इधर लास्ट में बचेगा ए जेड और ये बच जाएगा बी जेड, क्योंकि बीच वाले कॉलम को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। जे कैप के कंटेनिंग जो कॉलम है इसको हमने नेग्लेक्ट किया, तो बच गया ए एक्स बी एक्स ए जेड एंड बी जेड। सो वंस अगेन सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स हो गया। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। अब हमारे पास बच गया के कैप जो कि प्लस साइन के साथ है, तो प्लस के कैप ब्रैकेट में। वंस अगेन सेम रूल, इससे कंटेनिंग जो रो है उसको छोड़ दीजिए और इससे कंटेनिंग जो कॉलम है उसको छोड़ दीजिए, तो जो हमारे पास बचेगा वो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ इतना। तो फिर से क्रॉस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। यहां से सॉल्व करने के बाद, हाँ जी, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। अच्छा ये देखिए, अब चूंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बी एक्स ए वाई लिखिए या ए वाई बी एक्स लिखिए, क्योंकि यहां पर तो रहने वाला आपका मैग्नीट्यूड ही है, या तो 2 3 4 होगा, 1 2 3 होगा, ऐसा कुछ होगा। सिद्धांत इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, सॉरी। हाँ दिव्यांशु बोलिए, दिव्यांशु प्लीज बोलिए। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये बस फॉर्मूला है जो आपको जिंदगी भर सताएगा, और ये याद रखना। सर ओके, हाँ बोलिए। सर आप जो बोले मतलब वहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड में अगर माइनस मतलब नेगेटिव साइन या फिर पॉजिटिव साइन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 इंटू माइनस 2 लिखिए या माइनस 2 इंटू 2 लिखिए, क्या दोनों का आंसर अलग अलग है? नहीं। अच्छा सर, हाँ हो गया। ओके, हाँ दीक्षा बोलो। सर अगर 3 वेक्टर हो तो, 3 वेक्टर होगा तो, सी हो तो, हाँ अगर वो 3 वेक्टर होगा तो वो एक बॉक्स अलग से बनता है, तो वो अपने काम का नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं तो मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएगा आगे, ठीक है। एक और इसमें एडिशन बढ़ जाएगा, नया क्वाड्रेंट बन जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ ये 4/3 का ऐसे ही मैट्रिक्स है, बना के उसके कुछ रूल्स अलग होते हैं, सर उसके बताइए कुछ ना। रूल्स अलग होते हैं, वो मुझे नहीं पता, जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत नहीं पड़ा तो हम पता क्यों करें, और आता भी तो टाइम वेस्ट क्यों करना उसके ऊपर। एक तो जो है अभी उसको कंप्लीट करने के लिए समय कम है, फुर्सत में कभी अलग से उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा करके फिर से बता देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। मुझे आता नहीं है, सच में नहीं आता। ये हो गया क्या, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। हाँ ओके, पहले जो है उतना करो ना।
उसको बॉक्स क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका एक फॉर्मूला ही आता है अलग से, तो वो फॉर्मूला भी आपको जरूरत नहीं है, क्यों करना उसके पीछे। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है माइनस ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बस सीधा साधा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है हमें। तो क्या करें, एज यूजुअल आई कैप माइनस जे कैप के कैप लिख दीजिए। पहले क्या आया है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को यहां पर इनके कोफिशिएंट्स को लिख दीजिए 1 2 3, और यहां पर क्या है -2 1 एंड 1। सर हम्म, सर तो माइनस जे कैप हमेशा माइनस ही में। हाँ हमेशा माइनस में लीजिए, आप प्लस भी ले सकते हो, बट दो दो मेथड करके कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है। आप प्लस भी ले सकते हो, प्लस लोगे तो पहले ये इंटू ये होगा, फिर माइनस ये इंटू ये होगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो डोंट गो इनटू दैट प्रोसेस, एक ही प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज ये करे कि वो करे, इस चक्कर में दोनों गया। इसलिए मैं एक ही बना रहा हूं, एक ही रूल है ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, सिंपल एक ही, आई कैप माइनस जे कैप जे कैप, दैट्स इट। करेक्ट। अब आई कैप के कोएफिशिएंट को लिख दीजिए, इस कॉलम को, इस रो को नेग्लेक्ट करेंगे, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस जे कैप, ये कॉलम ये रो को छोड़ दीजिए, सो 1 इंटू 1 माइनस माइनस ऑफ 6 प्लस के कैप, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ऑफ -4। यस, तो यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 7 जे कैप, और ये हो जाएगा 5 के कैप। आई होप कि ये आप लोगों का आ चुका होगा, आप लोग फास्ट हो मुझसे, तो ये आंसर आया होगा। यस सर आ रही है। ओके गुड तन्या, वेरी गुड। ओके तन्या, चलिए वैष्णवी का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। सो अगर ये आ गया तो अच्छा देखिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड को हम लोग एंगल फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अब ये दो वेक्टर दे दिया इस फॉर्मेट में, तो इतना मैट्रिक्स सॉल्व करो, डिटरमिनेंट निकालो, फिर साइन थीटा निकालो, इससे बेहतर है ना कि डॉट प्रोडक्ट करके और काम खत्म करो। तो कहने के लिए यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं एंगल, पर जरूरत नहीं है, क्यों करें। तो बेहतर है कि डॉट प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करिएगा उसके लिए। अब ऐसे भी यहां से निकालोगे तो रिजल्टेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, तो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा तो मुश्किल ही। सो एंगल के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नॉर्मली फिजिक्स में आपके वेल डिफाइंड फॉर्मूला है, उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला होता है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क जानते हो ना, किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगता है, जैसे ये चीज है और इसको आपको रोटेट करना है, हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक फोर्स लगाएंगे ऐसा, तो ये रोटेट हो जाएगा। करेक्ट। तो ये फोर्स का एक वेक्टर दे दिया गया और इसका एक पोजीशन वेक्टर दे दिया गया, तो पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट विल बी द टॉर्क। सो क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, if
a force of if a force 2i cap minus j cap plus k cap is applied at a point whose position vector is given as minus of 2i cap minus 2j cap plus 3k cap. Find torque about origin. ये इस तरह का क्वेश्चन है. सो अल्टीमेटली टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ वेक्टर. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? आर वेक्टर आपको दिया गया है, पोजीशन वेक्टर, एफ वेक्टर आपको दिया गया है. सो हमें क्या निकालना है? इसका क्रॉस प्रोडक्ट. सो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए. आई कैप, जे कैप एंड के कैप. पहले क्या आना चाहिए? पोजीशन वेक्टर, मतलब -2, -2, 3, और बाद में आना चाहिए फोर्स वेक्टर 2, -1, 1. तो सॉल्व करिए, जो भी आएगा आंसर दैट विल बी योर टॉर्क वेक्टर. हो जाएगा. आसान है ये. सर -5i कैप -8j कैप प्लस 6k कैप. आपका आंसर और अभी एक आंसर आया था उससे अलग है. बताइए फिर से, क्या बताया आपने? -5i कैप हाँ, -8j कैप -8j कैप प्लस 6k कैप. प्लस 6k कैप. सर मेरा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप आया. आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप. 2k कैप. अच्छा, सर मेरा -5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप आया है. 4k कैप. सही है ना? सही है ना? अच्छा बताइए. सर मेरा आया -i कैप -8 अभ्यादीप का एक क्या है? सॉरी, -i कैप हाँ, -8j कैप और -6k कैप. बाप रे, मतलब अभी तक 4 लोगों ने बोला, 4 लोगों में से किसी का भी आंसर सेम नहीं आ रहा है. तान्या का आया आई कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप. इसका मतलब आप लोग 50-60 लोग हो और सब लोग अगर बताया तो अलग अलग वेरिएशन बनेंगे. ठीक है, तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ. यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, आई कैप ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3. एक तो आ गया. -j कैप, तो -j कैप लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 एंड देन -6, ये आ गया. प्लस k कैप करेंगे ब्रैकेट में, ये कहाँ पे? -3 + 2. -3. क्वेश्चन में -3 था क्या? नो सर. नो सर, हम गलत लिख लिए. प्लस था, प्लस है सर. हाँ, तो k हो गया ये. अब ये हो गया 2 और ये हो गया माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा +4. बस अब कर लीजिए.
ये आ गया आई कैप, ये हो गया प्लस 8 जे कैप, और वहां से हो जाएगा 4 2 6 प्लस 6 के कैप। ये सारे के सारे तो पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके तन्या, गुड। कैलकुलेशन मिस्टेक, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है ये, तो आपके प्रैक्टिस से ही सुधर पाएगा। ओके अनिमेश, गुड, वेरी गुड। कल मिठाई खिलाना अनिमेश। ठीक है सर। उसका अवेलेबल है, जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर डालिएगा। एंड एससी वर्मा फ्रॉम 11 to 19, एससी वर्मा फ्रॉम 11 to 19 हो जाएगा। सो प्रैक्टिस सेट, क्रॉस प्रोडक्ट, सारे क्वेश्चन, एंड देन एससीवी 11 to 19, ये सारे क्वेश्चन आपको कर जाने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर शायद वेक्टर का आखिरी लेक्चर होगा, शायद क्या आखिरी ही होगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद लेनिस थ्योरम, और बाकी अगर कोई डाउट होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो सब करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये वेक्टर खत्म हो जाना। सर व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। कौन सा? एससी वर्मा का क्वेश्चन। हाँ कौन सा, बोलिए सर। जो अभी आप होमवर्क में दिए, एससी वर्मा का क्वेश्चन जो भी आप होमवर्क क्वेश्चन बताऊं? कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर, जो आप अभी होमवर्क दिए वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ सबको होमवर्क ज्यादा है क्या? अभी हम लोग का क्लास कब होगा? थर्सडे को। अभी हमारा क्लास होगा थर्सडे को, आज है मंडे। हाँ तो अभी ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, फिर थर्सडे है, 2 दिन है, मतलब 48 आवर्स। और ये सब बहुत ही आसान सवाल है, देखोगे एवं होते चला जाएगा। हाँ हो जाएगा, आई होप हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है तो अभी रुक करके पूछ लीजिए, जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो जा सकते हैं। यस सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर। एक क्वेश्चन कीजिए, मतलब बता दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन? सर 2 वेक्टर वाला।